जय हिंद दोस्तों, मैं निरंकुश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर योर सेल्फ पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये भारत के शासन अधिनियम 1919 है, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और इससे जो पहले के अधिनियम है वो मैंने अपने पहले जो वीडियो के 3 पार्ट हैं उसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके और भारत शासन अधिनियम 1909 तक जो है करा दिए। तो भारत शासन अधिनियम 1919 में देखते हैं 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा गया है। इसका कारण ये था कि उस टाइम मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे वो वायसराय थे। तो इस अधिनियम को जो लाने के प्रावधान थे वो क्या क्या थे उसके बारे में अब हम डिटेल से देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला प्रावधान था वो ये था कि प्रथम बार प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। नंबर 2, केंद्र और राज्यों के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया, यानी कि 2 विषय कर दिए गए, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। जो आरक्षित विषय थे, आरक्षित विषयों पर जो गवर्नर है वो कार्यपालिका परिषद द्वारा शासन करता था और ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। जबकि जो हस्तांतरित विषय थे उन पर जो गवर्नर थे वो मंत्रियों की सहायता से शासन करते थे और यह विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। नंबर 5, इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में भी महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया। अब से पहले जो भी मतदान होता था उसमें महिलाओं को मतदान करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि अब मतदान जो है महिलाएं भी कर सकती हैं। और विश्व में पहली बार जो मतदान देने का अधिकार दिया गया था वो न्यूजीलैंड को दिया गया था 1893 में, यानी कि 1893 में पहली बार महिलाओं ने विश्व में न्यूजीलैंड में मतदान दिया था। नंबर 6, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो कि 1909 में आई थी, इसका विस्तार किया गया। मुसलमानों के साथ साथ अब सिख और ईसाई के लिए भी विधान परिषद में स्थान आरक्षित कर दिया गया। यानी कि इससे क्या है कि लोगों के बीच में जो एकता थी उसको तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया। मुसलमानों को, सिख को, ईसाइयों को, यानी कि ताकि लोगों का बंटवारा हो सके तो इनके लिए आरक्षित कर दिया गया स्थान, ताकि हर कोई अपने आरक्षण के लिए लड़ाई शुरू कर दे देश की आजादी को छोड़कर। नंबर 7, 1923 यानी कि 1923 में एक ली आयोग का गठन किया गया और उसके आधार पर 1926 में सर रॉस बर्कर की अध्यक्षता में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। यानी कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन पहली बार भारत शासन अधिनियम 1919 में ली आयोग की सिफारिश के आधार पर 1926 में किया गया। नंबर 8, पहली बार केंद्रीय बजट और राज्यों के बजट को अलग अलग कर दिया गया। पहले एक ही बजट होता था, अब केंद्र का बजट अलग होगा और राज्यों का बजट अलग होगा। यह भी इसी अधिनियम में था। नंबर 9, भारत सचिव को, यानी कि भारत के सचिव कौन थे इस टाइम, मॉन्टेग्यू को प्रथम बार यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वह किसी भारतीय को बतौर महालेखा परीक्षक नियुक्त कर सकता है। यानी कि कैग जो है वो पहली बार कब आया था, वो इसी अधिनियम में आया था और उसे जो है भारत का जो राज्य सचिव होता था वो अपनी इच्छा अनुसार, यानी कि बिना किसी की अनुमति लिए वो नियुक्त कर सकता था। नंबर 10, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्षों के बाद यह जांच करना था कि ये जो अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं उनका कार्य पूर्ण हुआ है या सही तरीके से हुआ है नहीं, और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता था। और इसमें क्या हुआ था कि जब ये 1919 में अधिनियम आया था उसके ठीक 10 वर्षों के बाद, यानी कि 1929 को ये जो वैधानिक आयोग था ये आना था, लेकिन ये 2 साल पहले 1927 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन कब आया, 1927 में। 1927 में, यानी कि ये 2 साल पहले आ गया था
और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 1927 में साइमन कमीशन भारत आया और जिसका क्या हुआ, बहुत जोर शोर से विरोध हुआ। इसका क्या हुआ, विरोध किया गया भारतीयों के द्वारा। क्योंकि विरोध करने का जो कारण था वो यह था कि इस कमीशन में जो कमीशन ये गठित किया गया था सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, इसमें 7 अन्य सदस्य थे जो ब्रिटिशर्स थे, यानी कि भारतीयों को नहीं रखा गया था। पहला कारण ये था। और दूसरी बात, जो भारतीयों की डोमिनियन स्टेटस की मांग थी उसको इस साइमन कमीशन ने नकार दिया था, जिसकी वजह से इसका जो है साइमन कमीशन का विरोध हुआ और गो बैक साइमन का नारा भी दिया गया था उस समय पे, यानी कि साइमन कमीशन जो है विफल हो गया था। 11 भारतीय कार्यों की देखभाल के लिए एक नया अधिकारी यानी कि भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया और इस उच्चायुक्त का जो वेतन था वह भारतीय राजकोष से देना तय किया गया, यानी कि वेतन जो था वह कहां से दिया जाएगा, वो भारतीय राजकोष, यानी कि भारतीय उच्चायुक्त का जो वेतन है वह भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। तो भारत शासन अधिनियम 1919 में ये 11 प्रावधान थे इंपॉर्टेंट। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो एक तो ये है कि पहली बार महिलाओं को मतदान किस अधिनियम में दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। कहां दिया गया, विश्व में पहली बार न्यूजीलैंड में दिया गया। दूसरा ये है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम में किया गया। 3 क्वेश्चन बनते हैं, किस अधिनियम में किया गया, तो वह है 1919 या मॉन्टेग्यू चैलेंज फॉर रिफॉर्म। किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो वो थे सर रॉस बर्कर। और आयोग कौन सा था जिसकी उसमें ये अध्यक्षता में गया, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन ली आयोग एक बनाया गया था 1923 में, उसने सिफारिश की थी और तब ये आयोग बना था। और बतौर कैग की नियुक्ति किस अधिनियम में की गई, तो वो कैग की नियुक्ति भी भारत शासन अधिनियम में की गई। और भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त करने का जो अधिकार था या भारतीय उच्चायुक्त पहली बार जो नियुक्त किया गया वह भी भारतीय शासन अधिनियम 1919 में किया गया। ये 3-4 क्वेश्चन इसमें से जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अब इसके बाद हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 का भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया जाने वाला सबसे लंबा और अंतिम संवैधानिक प्रावधान था, क्योंकि इसके बाद जो आता है फिर वो भारत स्वतंत्रता अधिनियम आता है। तो यह एक तरीके से अगर देखा जाए तो अंतिम भारत शासन अधिनियम था, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो लागू किया गया था। इसमें जो था भारतीय संघ यानी कि संघ व्यवस्था का उल्लेख किया गया और इसको आने के जो कारण थे वो ये थे कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट और गोलमेज सम्मेलन में हुई चर्चाओं के आधार पर 19 अक्टूबर 1934 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत हुए श्वेत पत्र इस अधिनियम के प्रमुख कारण बने। भारत शासन अधिनियम 1935 में जो प्रावधान किए गए वो निम्न प्रकार हैं। इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना जिसमें राज्य एवं रियासतों को एक इकाई माना गया तथा इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया। अर्थात शक्तियां जो हैं वो 3 भागों में विभाजित कर दी गई कि भाई कुछ शक्तियां जो हैं वो केंद्र के पास रहेंगी, कुछ शक्तियां राज्यों के पास रहेंगी और कुछ शक्तियां ऐसी होंगी जो दोनों के पास होंगी। इसमें जो है 59 उस समय में जो है 59 विषय जो थे वो संघ सूची में थे और आपका 54 राज्य सूची के मतलब राज्यों के पास थे और 36 जो थे वो ऐसे विषय थे जो दोनों के पास थे। यानी कि
शक्तियों का बंटवारा अब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर कर दिया गया। नंबर 2, दलित जाति, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिकता का विस्तार हुआ। यानी कि अंग्रेज क्या चाह रहे थे कि अभी भी भारत को तोड़ने का, मतलब जितना भी दलित वर्गों में, मजदूर वर्ग में, इससे पहले वाले जो अधिनियम था उसमें उन्होंने आपका मुसलमानों के साथ साथ जो है सिख और ईसाई को अलग विधान परिषद में जो है निर्वाचन दिया था। लेकिन यहाँ पर जो था अब दलितों के लिए, मजदूर वर्ग के लिए अलग अलग, मतलब जो है उन्होंने तोड़ना, सांप्रदायिकता को ज्यादा बढ़ावा दिया गया। 1858 द्वारा, यानी कि भारतीय शासन अधिनियम 1858 द्वारा जो भारतीय परिषद की स्थापना हुई थी, अब उसको समाप्त कर दिया गया था। इसमें फोर्थ जो होता है कि इसके अंतर्गत अब देश की अर्थव्यवस्था, मुद्रा को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अधिनियम में की गई, तो वह जो है भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई थी। और यह आरबीआई की जो स्थापना थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। और यह किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो इंपोर्टेंट बनता है कि भारत शासन अधिनियम 1935। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना, पहले जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग था वो संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतीय सेवा आयोग यानी कि स्टेट पीसीएस अथवा 2 से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। केंद्रों के लिए संघ लोक सेवा आयोग, राज्यों के लिए प्रांतीय सेवा आयोग तथा ऐसे 2 राज्य मिलकर के जो केवल एक चयन करवा सकते थे उनके लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना इस अधिनियम के द्वारा की गई थी। 6 नंबर, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1937 में फेडरल कोर्ट यानी कि फेडरल कोर्ट की जो थी स्थापना इसी अधिनियम के द्वारा की गई। नंबर 7, इसमें 321 अनुच्छेद और 10 सूचियां शामिल थी। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संविधान का 70% भाग यानी कि 70% भाग जो था वो भारत शासन अधिनियम में निहित था। भारत शासन अधिनियम 1935, यानी कि जो हम डिटेल में अभी संविधान में पढ़ेंगे, संघ सूची, राज्य सूची, अनुच्छेद, सूचियां, यानी कि भारत का जो संविधान बाद में बनकर तैयार हुआ उसका 70% जो था लगभग भारत शासन अधिनियम 1935 में ही दिखाई देता है। दूसरा ये नंबर 8, मताधिकार का विस्तार हुआ और लगभग 10% जनसंख्या को मत डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। मतलब 1935 में भी सभी भारतीयों को अधिकार नहीं था वोट डालने का, केवल भारत की जनसंख्या का 10% लोग ही वोट डाल सकते थे। तो इस अधिनियम में जो है ये 8 प्रावधान थे, जबकि आज जो है 100% है और 100% में भी क्या है, लोग वोट डालने नहीं जाते। और उस टाइम अंग्रेज केवल 10% लोगों को वोट डालने के लिए जो है अनुमति देते थे, वो भी 1935 की बात है। तो अब बात करते हैं हम भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। दोस्तों बात करते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमति मिल गई और यह अधिनियम जो था यह उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन की योजना पर आधारित था। तो इस अधिनियम में जो प्रावधान थे, इसमें पहला प्रावधान था, इसमें क्योंकि अब आजादी की मांग हो रही, तो इसमें यह प्रावधान किया गया था कि 15 अगस्त 1947 से 2 स्वतंत्र डोमेनियन स्थापित किए जाएंगे जो भारत और पाकिस्तान होंगे। यानी कि भारत को आजादी तो मिलेगी लेकिन अब भारत के कितने हिस्से हो जाएंगे, 2, भारत और पाकिस्तान। और दूसरी बात है कि इसमें सबसे बड़ी है कि 15 अगस्त 1947 से 2 स्वतंत्र डोमेनियन। तो ये डोमेनियन शब्द था, ये क्या था? अब डोमेनियन शब्द को समझने की जरूरत है। डोमेनियन का मतलब होता है शासन करना, अर्थात ऐसे राज्य जो या तो ब्रिटिश में हो यानी कि ब्रिटिश सरकार में हो या विदेशों में हो, ऐसे प्रदेश या ऐसे राज्य
जहां ब्रिटिश शासन रहा हो या जो ब्रिटिश शासन के अधीन रहे हों तथा बाद में ब्रिटिश सरकार के समतुल्य आ गए हों, अर्थात ब्रिटिश सरकार ने वहां उनसे जो है मतलब जो औपनिवेशिकता थी वो खत्म कर दी हो, तो ऐसे राज्य डोमिनियन स्टेटस कहलाते थे। लेकिन जब उन्हें आजादी मिल जाती थी, वह राज्य जो डोमिनियन स्टेटस का जिन्हें दर्जा दिया जाता था, वह ब्रिटिश क्राउन के अधीन होते थे, अर्थात उनकी जो निष्ठा होती थी ब्रिटिश क्राउन की होती थी, वे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के सदस्य होते थे। अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए कि ऐसे राज्य जो ब्रिटिश सरकार के अधीन रहे हैं परंतु अब ब्रिटिश सरकार के अधीन न रहकर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के सदस्य मात्र होते थे, और उन्हें जो है जो आपका बाहरी निर्णय होते थे, विदेशी मामले होते थे, उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे ये राज्य, यानी कि भारत और पाकिस्तान जो थे जब तक डोमिनियन स्टेट थे वह विदेशी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। विदेशी मामले जो थे वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन ही थे, जबकि अंतरिम मामले जो भारत और पाकिस्तान के अंतरिम, उन पर संविधान बनाना और जो उनके अपने अंतरिम यानी कि देश के अंदर के जो मामले थे उन पर जो भारत और पाकिस्तान का पूर्ण अधिकार था, वह अब भारत और पाकिस्तान की जो सरकारें थी, अंतरिम सरकारें, उसके बारे में वो निर्णय लेंगी। दूसरा था दोनों राष्ट्रों की संविधान सभा, जो समय संविधान सभा थी, सत्ता का उत्तरदायित्व उन पर, यानी कि सत्ता का जो चलाने का जो उत्तरदायित्व था वह संविधान सभा पर सौंप दिया गया। नंबर 3, इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को, अभी भी डोमिनियन बोल रहा है क्योंकि यह अभी भी ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठावान था, यानी कि यह कॉमनवेल्थ ना होकर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का सदस्य था भारत। तो भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब, पूर्वी बंगाल और असम के सिलेट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र सौंप दिया गया था, यानी कि उस समय में भी भारत डोमिनियन को बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब, पूर्वी बंगाल और असम का सिलेट जिला नहीं दिया गया था। नंबर 4, संविधान सभा द्वारा नए संविधान के बनने तक भारत शासन अधिनियम 1935 के नियमों के आधार पर होगा, यानी कि जो संविधान सभा भी शासन चलाएगी वह भारत शासन अधिनियम 1935 के नियमों के अनुसार चलाएगी। कब तक? जब तक कि नया संविधान बन न जाता है, यानी कि जब तक भारत की संविधान सभा अपना नया संविधान नहीं बना लेगी, वह भारत शासन अधिनियम 1935 के नियमों के आधार पर ही सरकार चलाएगी। नंबर 5, भारत के विधान मंडलों कुछ को छोड़कर